चलो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट। तो इसमें दो तीन चार छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको समझ लेते हैं, फिर इनको कंबाइन करके जो रिजल्ट्स आते हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल दैट टू बी डिस्क्रीट। रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट आज का भी मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा बेटा। रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं इसको, डिस्क्रीट एंड देन रैंडम वेरिएबल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल? ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है? सपोज आपने टू कॉइन को टॉस किया, टू कॉइन को आपने टॉस किया। अभी टू कॉइन को टॉस किया आपने, तो आपके पास जो सिंपल स्पेस होगी वो क्या आएगी? आप बोलोगे सर दोनों हेड आ सकता है, एक हेड एक टेल आ सकता है, एक टेल एक हेड आ सकता है, और एक टेल और टेल आ सकता है। करेक्ट? ये आपके पास है सिंपल स्पेस। कितने टोटल आउटपुट आ रहे हैं आपके पास? ये टोटल 4 आउटपुट आ रहे हैं। अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया कि कैपिटल एक्स एक वेरिएबल ले लेता हूं और उसको मैं नाम दे देता हूं। ये पूरे एक्सपेरिमेंट को मैंने कितनी बार परफॉर्म कर दिया था? कॉइन को 2 बार टॉस किया था, जिसमें सिंपल स्पेस में टोटल 4 आउटकम्स आपके पास आए थे। उन 4 आउटकम्स में मैंने बोला कि एक रैंडम वेरिएबल मैं डिफाइन कर रहा हूं और वो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होने वाली है नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स। तो अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि सिंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स आए हैं, ये सब के करस्पॉन्डिंग कैपिटल एक्स की वैल्यूज क्या आएगी? तो आप बोलोगे सर इसके करस्पॉन्डिंग कैपिटल एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? कैपिटल एक्स की वैल्यू वो आएगी 2। इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगी? इसके करस्पॉन्डिंग आएगी सर 1। इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगी? इसके करस्पॉन्डिंग आएगी सर 1। इसके करस्पॉन्डिंग कितनी आएगी? रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0। ये समझ में आ रहा है कि एक्स की जो वैल्यूज है, सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स थे उन सबके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ आउटपुट रैंडम वेरिएबल का आने वाला है। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू रैंडम वेरिएबल की आने वाली है। क्लियर? आ गया समझ में? रैंडम वेरिएबल मैंने मेरे तरफ से डिफाइन किया था। हो सकता है मैं रैंडम वेरिएबल और कुछ भी डिफाइन कर देता। मैं रैंडम वेरिएबल वाई ये भी डिफाइन कर सकता था कि नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल का स्क्वायर। एक नया डिफाइन कर दिया। इसके करस्पॉन्डिंग भी आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं ये y के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालूंगा तो y के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू कितनी आएगी? बताओ मेरे को। 4। इसके करस्पॉन्डिंग कितनी आएगी? 0। इसके करस्पॉन्डिंग कितनी आएगी? 0। और इसके करस्पॉन्डिंग भी कितनी आ जाएगी? 4। तो रैंडम वेरिएबल जो भी होगा वो उसकी वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ अकॉर्डिंगली वो क्या डिफाइन किया हुआ है। जितना भी सैंपल स्पेस में आउटकम है उन सबके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ वैल्यू आती रहेगी। जैसे कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स दो वेरिएबल मैंने डिफाइन किए, दोनों की वैल्यू आपके पास आ रही है। ठीक है। अब जैसे मैं एक टेबल बना दूं जिसमें कैपिटल एक्स की वैल्यू लिख दूं, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0 या 1 या 2। राइट? और कैपिटल वाई की जो वैल्यू है, कैपिटल वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? कैपिटल वाई की वैल्यू आ रही है या तो 0 आ रही है या तो 4 आ रही है। ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें एक टेबल बना लोगे। वो टेबल बना लोगे मतलब टेबल इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि इसकी एक प्रोबेबिलिटी होगी आने की। किसकी? एक्स इक्वल टू 0 आने की प्रोबेबिलिटी होगी कुछ। क्या होगी भैया एक्स इक्वल टू 0 आने की प्रोबेबिलिटी? जरा बताओ तो मुझे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एक्स इज इक्वल टू 0? मतलब नंबर ऑफ हेड इज इक्वल टू 0। बताओगे क्या? जरा क्या आएगी? 1/2। करेक्ट? 1/4, सॉरी नॉट 1/2। करेक्ट। क्यों 1/4? क्योंकि जो कैपिटल एक्स की आपके पास वैल्यू आ रही है, कैपिटल एक्स की वैल्यू या तो 2 आ रही है या तो 1 आ रही है, 1 आ रही है, 0 आ रही है। तो ये जो 4 केस हैं दोनों ट्रू आने के, मतलब ये वाले केस की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आ रही है? एक ही बार आएगा 4 में से 1/4 प्रोबेबिलिटी आएगी। वो प्रोबेबिलिटी निकालना आपको आता है। करेक्ट? अब 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इस
कैपिटल एक्स को 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हाफ, क्योंकि दो केसेस आ रहे हैं, ये केस और ये केस, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी मिलके कितनी हो जाएगी? हाफ। व्हाट अबाउट द रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2? 1/4। 1/4, क्योंकि एक केस ये दोनों हेड वाला केस है जो बोलेगा कि आपके पास वेरिएबल की वैल्यू 1/4 आ जाए। ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी लिखूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी वाई, वाई का मतलब अगर वाई की वैल्यू 0 होगी तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? इसकी हाफ आएगी, क्योंकि दो केस इसके आएंगे और इसकी भी हाफ आएगी। ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? रैंडम वेरिएबल का मतलब ये हो गया सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं उन आउटकम्स के करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल की कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी। रैंडम वेरिएबल आपने आपके हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। अब हाँ, बट ये जरूर ध्यान देना कि हर एक के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट आना जरूरी है, मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आना कंपलसरी है। जितने भी, अगर यहाँ सैंपल स्पेस में सपोज 100 केसेस हैं, तो 100 केसेस के करस्पॉन्डिंग कैपिटल एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ आना जरूरी है। भले वैल्यू रिपीट हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 बार रिपीट हुआ, यहाँ पे 0 2 बार रिपीट हुआ, 4 2 बार रिपीट हो जाएंगी, वो कोई दिक्कत नहीं। मतलब सैंपल स्पेस में हो सकता है एक से ज्यादा आउटकम्स ऐसे हैं जिसके लिए रेंडम वेरिएबल की वैल्यू सेम आ रही है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है। बट हर एक के लिए आउटपुट आना जरूरी है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये चीज, तो ये जो आपने यहाँ पे चीज सीखी, एक तो रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन सीख ली कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है। डिस्क्रीट वर्ड इसीलिए यूज किया हुआ है क्योंकि डिस्क्रीट का मतलब होता है इंडिविजुअल वैल्यूज, राइट? डिस्क्रीट वैल्यूज आपने कैलकुलस में वर्ड भी सुना होगा कहीं कहीं। मतलब जैसे एक्स की वैल्यू ये आई, फिर ये आई, दिस ऑल आर द डिस्क्रीट वैल्यू, ये कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं है। जैसे 1 to 2 अगर मैं बोलता हूँ मैथ्स में कि 1 to 2, तो 1 to 2 इज कंटिन्यूअस वैल्यू, दिस इज नॉट डिस्क्रीट वैल्यू। 1 से लेके 2 के बीच में सारी वैल्यूज आती है, यहाँ पे एक्स की इंडिविजुअल वैल्यूज आई हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज डिस्क्रीट एंड रैंडम वेरिएबल। ठीक है। अब ये जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बाद में आपने ये जो टेबल बनाई है, इस टेबल को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आप यहाँ, तो आपकी बुकलेट में, ये प्रोबेबिलिटी की बुकलेट है बेटा, ठीक है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो हमने बनाई है ना, ये वाली टेबल है हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दिस, यही हमने बनाई है। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटीज। तो आई होप आपको ये दो चीज यहाँ पे समझ में आ गई है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं इसमें? इसमें बहुत सारी थ्योरेटिकल पार्ट दे के रखे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट में अपन जाएंगे बाद में। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे के रखे हैं, तो वो एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। इफ यू वांट यू कैन, जैसे ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा प्रोबेबिलिटी का भी यूज आ जाएगा, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे तो डेफिनेटली आपका प्रोबेबिलिटी का यूज आएगा उसमें। जैसे ये क्वेश्चन, हाउसवाइफ ब्रॉट 5 eggs among which 2 were bad। दो क्या है? दो खराब है। कितने लेके आई है? 5 लेके आई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। रैंडम वेरिएबल एक्स है विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बेड एक्स इफ 2 eggs वर टेकन एट ए टाइम। कितने एक्स लिए हैं? 2 eggs लिए हैं। ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ बेड एक्स मतलब आपने कितने निकाले हैं? 2 निकाले हैं। 5 में से कितने निकाले हैं? 2 बेड हैं। और कितने निकाले हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम ऑफ बेड एक्स इफ 2 egg वर टेकन, 2 निकाले हैं। तो अब हो सकता है एक भी आपके पास खराब एग नहीं आए, या एक आ जाए या दो आ जाए। ये वैल्यूज पॉसिबल है कैपिटल एक्स की। ठीक है। अब अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे कि पी एक्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? जीरो की प्रोबेबिलिटी होगी कि 3 जो अच्छे एग हैं उनसे ही 2 चूज हो जाए, डिवाइडेड बाय 5 में से 2 चूज हो जाए। करेक्ट बोल रहा मैं? 3 में से जो 2 अच्छे एग हैं वही चूज हो जाए, और टोटल 5 में से, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे? 5 में से 2 जितने भी तरीके से चूज हो सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3C2
डिवाइडेड बाय 5c2। एक अच्छा और एक खराब आने का होगा, 3 में से एक अच्छा चूज हो जाए और 2 में से एक खराब चूज हो जाए, डिवाइडेड बाय टोटल केसेस विच इज डेफिनेटली 5c2। तो 3c1 2c1 डिवाइडेड बाय 5c2, और ये आ जाएगा आपके पास 2c2, दोनों के दोनों खराब हो जाए, डिवाइडेड बाय 5c2। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो इन्होंने फाइनली यहाँ पे बना दी होगी। ठीक है, अब इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कभी इस टाइप का जरूर पूछा जा सकता है कि आपको बोल दिया यार रैंडम वेरिएबल है, और रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आ रही है सपोज 0 1 2 और 3, ये कुछ आ रही है, और यहाँ पे आपको जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है वो कुछ है कैपिटल, इसकी सपोज प्रोबेबिलिटी है 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 - x, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/10, और इसकी प्रोबेबिलिटी है सपोज x 2x। नो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको ये दे दिया एंड देन बोला है कि फाइंड x। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। अब ये फाइंड x का मतलब क्या हो गया? अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि आपको x की जितनी भी वैल्यू पॉसिबल है वो तो यहाँ पे लिख दी है, मतलब सिंपल स्पेस होगी कुछ, सिंपल स्पेस के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू होगी सब डिफरेंट डिफरेंट। तो एक्स की ये 4 वैल्यूज आ रही हो, चारों की प्रोबेबिलिटी आपको मेंशन है। अब मुझे जरा ये बताओ कि अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट कोई बताएगा, कोई सोच के बताएगा मेरे को कि एक्स की वैल्यू यहां से कैसे निकाल सकते हैं अपन? सर बस ये टेबल ही दिया है। हम्म, बिल्कुल अंशुल सही, अंशुल एंड सम वन शिवांग, द होगा। सम मस्ट बी इक्वल टू 1, बिल्कुल सही। इसका जो सम है वो 1 होना कंपलसरी है बेटा। क्यों कंपलसरी, अब ये बात करेंगे। सम को 1 होना कंपलसरी क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे भी देखोगे, जैसे ये आपने दो केसेस देखे, 1/4, 1/2 एंड 1/4, समेशन 1 आना है, 1/2 और 1/2 समेशन 1 आना है। अब क्यों आना है इस पे बात करते हैं। देखो, जब भी आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम्स है वो यहाँ पे मेंशन है, ये मेंशन है, ये मेंशन है, ये मेंशन है, ये मेंशन है, और इन सब की जो प्रोबेबिलिटी का एडिशन है, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी का एडिशन प्लस इसका प्रोबेबिलिटी का एडिशन प्लस इसका प्रोबेबिलिटी का एडिशन प्लस इसका प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 आना है कंपलसरी, क्योंकि सैंपल स्पेस का मतलब ही यही होता है कि जितने भी आउटकम्स है वो सारे के सारे इसके अंदर होना चाहिए। तो इन चारों के आने की प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 होना ही होना चाहिए कंपलसरी। और जब आप सिंपल स्पेस की सॉरी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो, तो हर एक सिंपल स्पेस में जितने भी आउटपुट्स रखे हुए सबके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ वैल्यू आने ही वाली है। तो जैसे ये वाला, ये 2 केस के करस्पॉन्डिंग आ गया, ये 1 केस के करस्पॉन्डिंग आ गया, ये 1 केस के करस्पॉन्डिंग आ गया, तो डेफिनेटली चारों केस तो हो ही गए, और चारों केस हो गए तो फिर प्रोबेबिलिटी का एडिशन तो 1 आना कंपलसरी हो जाता है, राइट। तो एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इनका जो सम है वो 1 हो जाना चाहिए। तो आप सिंपल इसको करोगे 1/4 प्लस 1 - x प्लस 3/10 प्लस 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा। और आप x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी? तो x इज इक्वल टू, यार इसमें नेगेटिव वैल्यू आ गई, हाँ इसमें आ जाएगी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ना, या फिर इसको 1 मत लिखो, यहाँ पे सिर्फ x लिख दो, ये x लिख दो। यार डाटा मैंने मन से दिया है तो डाटा थोड़ा गड़बड़ होगा, तो यहाँ पे 1 - x को अलग हटा दो, ये आ जाएगा आपके पास x। तो आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 1 - 1/4 -3/10। तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 20, और ये 20 माइनस 5 माइनस 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 9/20। तो 3x इज इक्वल टू 9/20, x इज इक्वल टू 3/20। तो अब x की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी, राइट। तो मतलब समेशन ऑफ पी एक्स आई, आप यहाँ पे ये बोल सकते हो समेशन पी एक्स आई मस्ट बी इक्वल टू 1, ये होना कंपलसरी है। ठीक है, तो एक ये चीज है जहां पे आपको शायद जेईई मेंस क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसी एक्सपेरिमेंट के आगे मैं बढ़ता हूं
ये क्लियर है, ये समझ में आ गया, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया, ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू भी पता चल गई हमको, और सिंपल स्पेस से उसका कनेक्शन भी पता चल गया कि वो सिंपल स्पेस से कैसे कनेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट चीज, आपने यही वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कौन सा, यही वाला जो हमने लिया था, सिंपल स्पेस आपके पास जिसपे हेड 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 टेल टेल हेड, ये आई। तो सिंपल स्पेस आपके पास ये आई। अब अगर मैं कैपिटल एक्स जो अपना था नंबर ऑफ हेड, अगर इसकी मैं टेबल बनाऊं कि एक्स की वैल्यू 0, 1 और 2, और अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखने की कोशिश करूं, तो मुझे जरा बताओ ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से क्या बोलता है। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये बोलता है यार कि 4 बार अगर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, अगर मैंने 4 बार एक्सपेरिमेंट किया, तो एक बार ऐसा चांसेस है कि कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 आ जाए, मतलब नंबर ऑफ हेड कितने आ जाए आपके पास, 0 आ जाए। और अगर मैंने 4 बार एक्सपेरिमेंट किया तो कैपिटल एक्स की वैल्यू 1 आने के 2 2 चांसेस हैं, और कैपिटल एक्स की 2 वैल्यू 1 आने के 1 चांसेस है। मतलब ओवरऑल वही है जो हम यहाँ पे ये टोटल केसेस 4 लिख रहे हैं। हम प्रोबेबिलिटी में भी यहाँ पे क्या लिखते थे, इसके लिए प्रोबेबिलिटी इसके लिए लिखते थे 1/4, इसके लिए लिखते थे 2/4, इसके लिए लिखते थे 1/4, ये हम लिखते थे इसकी प्रोबेबिलिटी। इसको एक्स आई लिख देता हूँ, या एक्स आई लिख देता हूँ, या एक्स कैपिटल एक्स की वैल्यू लिख देता हूँ। अब जब आपने स्टेटिस्टिक पढ़ा, आपने स्टेटिस्टिक जब पढ़ा था, तो आपने एक चीज निकालना सीखी थी जिसको बोलते हैं मीन और वेरिएंस, याद है, मीन और वेरिएंस निकालना सीखा था। अब अगर मैं ये प्रोबेबिलिटी वाली, ये वाला पार्ट में भूल जाए, अब मैं मीन निकालूंगा इस डाटा का, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है जरा आप मुझे बताओ तो। समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, या समेशन ऑफ एफ आई, करेक्ट बोल रहा ना, है ना। मीन ऐसे ही निकालते हैं ना, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है और एक्स आई गिवन है तो मीन ऐसे ही निकालते हैं हम, या समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय। अब इस केस में अगर मैं वो निकालता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यार 1 वैल्यू विथ एक्स आई की वैल्यू 0, है ना, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 इस केस में, और एक्स आई की वैल्यू मतलब कैपिटल एक्स की वैल्यू 0, प्लस फ्रीक्वेंसी 2, कैपिटल एक्स की वैल्यू 1। करेक्ट, यही लिखूंगा, कैपिटल एन मतलब वो एक्सपेरिमेंट कितनी बार परफॉर्म किया हुआ है। ये क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। तो मीन जब आप निकालोगे, तो यहाँ पे एक चीज और देखना, मैं इसको ना कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, 1/4 इंटू 0 प्लस 2/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 2। मतलब इस 4 को मैंने इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया, इस 4 को, ये जो फ्रीक्वेंसी मैंने लिखी थी इससे डिवाइड कर दिया। एक सेकेंड रुकना, तो ये जो मेरे पास आया है फाइनल कंक्लूजन, ये और ये क्या है जरा बताओ तो मुझे। ये आए प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/4, ये कितनी आएगी 2/4, ये कितनी आएगी 1/4, और आना भी चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए। आप प्रोबेबिलिटी निकालिए ऐसे फंडे से रहो। तो मैं इसको क्या ये बोल सकता हूँ क्या कि ये मेरे पास समेशन ऑफ पी आई एक्स आई आ गया। समेशन ऑफ पी आई मतलब प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन विथ द वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल, ठीक है, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। तो ठीक है, हमारे स्टेटिस्टिक में जो फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल सही है, मीन का जो फॉर्मूला होता है इस केसेस में हम ये लिखते हैं, मीन का फॉर्मूला होता है हम ये लिखते हैं, बट इस फॉर्मूले को डिराइव मैंने कर दिया इसमें। तो अब आगे से आपको ये फ्रीक्वेंसी वाला नहीं भी लिखना पड़ा, मतलब सिर्फ आपने ये लिखा एक्स आई की वैल्यू आ गई 0, एक्स आई की वैल्यू आ गई आपके पास 0, 1 और 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई जो आप निकाल चुके हो, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बना चुके हो, राइट। ये तो हमने सबसे शुरू में सीख लिया। तो अगर ये आपको पता है तो आपको फ्रीक्वेंसी में घुसने की जरूरत नहीं है। इसका मीन अगर आपको निकालना है, या किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मीन निकालना है, तो आप समेशन
पी आई एक्स आई कर दो भाई साहब। ठीक है, तो ये हो गया मीन का फॉर्मूला जो आपको याद आना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से निकालने का। दूसरा वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला कितना होता है भाई? तो जिसने नहीं भी पढ़ा है ना मीन और वेरिएंस, वो भी इस चीज को रिलेट कर सकते हो बेटा, है ना। वेरिएंस एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का, नहीं ये भी नहीं, और इनफैक्ट इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये होता है और एक होता है ये वाला। जिसने स्टेटिस्टिक पढ़ा है उनको ये दोनों फॉर्मूले आना कंपलसरी है। अगर नहीं आ रहे हैं तो भाई रिकॉर्डिंग देखना कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि आपकी बुकलेट में एक ही फॉर्मूला गिवन है, इसीलिए बोल रहा हूँ। आपकी बुकलेट में सिर्फ यही फॉर्मूला गिवन है, बट ये वाला फॉर्मूला नहीं, ये वाला फॉर्मूला भी आपके पास है। अब इसी, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले आ गए भाई, जिसको नहीं पता है वो भी ध्यान देना, जिसको पता है वो भी ध्यान देना। अब अगर मेरे को वेरिएंस यहाँ पे निकालने की जरूरत पड़ती है इस केस में, तो आपको वही फंडा कि मैंने ये जो एफ आई इंडिविजुअल था उसको कैपिटल एन से डिवाइड किया था यहाँ पे, राइट। एफ आई को एन से डिवाइड किया, तो यहाँ भी एफ आई मेरे पास एन से डिवाइड हो जाएगी और यहाँ भी एफ आई मेरे पास एन से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान दो, मैं ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। और इसको आप ये भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, अरे डिवाइडेड बाय एन क्यों लिखूंगा, मैं तो पी आई लिख चुका हूँ, माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले आपके पास काम करेंगे पीआई के लिए। ये आपके पास स्टेटिस्टिक के दोनों फॉर्मूले थे, इन दोनों फॉर्मूले को अपन ने यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और ये दोनों फॉर्मूले अब आपके पास यहाँ पे बच प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के ओवरऑल। तो जिनको नहीं भी पता है ना स्टेटिस्टिक, बेटा यहाँ पे ध्यान दो, मीन और वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है इसके बारे में बात नहीं करी, वेरिएंस का फॉर्मूला निकाल दिया है मैंने। वेरिएंस आपको समझना है जब आप स्टेटिस्टिक पढ़ते हो कि वेरिएंस का इंपॉर्टेंस क्या है स्टेटिस्टिक में, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपको इसका मीन निकालना है, इसका मीन निकालना है, तो इसका मीन तो आप निकाल ही चुके हो, इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो आप बोलोगे 1/4 इंटू 0 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू, जो कि कितना आ जाएगा आपके पास 1। मीन कितना आ गया आपके पास 1। वेरिएंस आप निकालोगे तो कितना आएगा, वेरिएंस में निकालूंगा इस नीचे वाले फॉर्मूले से, ऊपर वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं बट मैं नीचे वाले से निकाल रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट लग जाएगा। पी आई बोले तो 1/4 एक्स आई मतलब 0 का स्क्वायर प्लस प्रोबेबिलिटी 1/2 एक्स आई 1 का स्क्वायर प्लस प्रोबेबिलिटी 1/4 एक्स आई 2 का स्क्वायर और माइनस मीन आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हो पहले वाले केस में 1 का स्क्वायर। ये मीन आप यहाँ पे निकाल ही चुके हो एक्स बार, तो ये 1 का स्क्वायर। तो आपके पास वेरिएंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 प्लस 1 माइनस 1 which is equal to 1/2। आ रहा है क्या समझ में? सर 0 आना चाहिए ना? नहीं सर, नहीं समझ गया। नहीं 1/2। अरे उसमें तो मैंने ये confuse हो गया। फॉर्मूला लगा के बता दिया आपको। हाँ, ये फॉर्मूला लगा के बताया, मैं पहला वाला फॉर्मूला भी लगा सकता था, मतलब यहाँ पे ये दो फॉर्मूले हैं अपने पास, एक ये भी है और एक ये भी है वेरिएंस निकालने का। मीन निकालने का तो सिंपल फॉर्मूला है ही, मीन और ये वेरिएंस। तो कुछ ये दुनिया कुछ इस तरीके से काम कर रही है बेटा, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, लिख लो आराम से, और फिर मैं इसको और एक दो एग्जांपल देता हूँ और एक दो चीजें हैं जो मुझे ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं बतानी है, एक दो चीजें और बतानी है जो रिलेट करके ये पूरा वाला पार्ट, मतलब अगर बुकलेट का पार्ट अगर आप कंसर्न करोगे तो बुकलेट में ये जो लास्ट इन चैप्टर है ना, ये मैंने ये बताया, ये जो लास्ट इन चैप्टर है प्रोबेबिलिटी की बुकलेट में, ये मैं पूरी कंप्लीट करा दूंगा अपनी साइड से, ये वाली।
जो इन चैप्टर 3 है आपके पास, वो आज की क्लास में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। जो प्रोबेबिलिटी टिपिकल वाला पार्ट है वो नहीं, ये वाला पार्ट में करा दूंगा। मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला मैं करा दूंगा। बाइनो छोटे छोटे से पार्ट है, बनोलिस ट्रायल में करा दूंगा। और ये वेरिएंस तो मैं बता ही चुका हूँ, ये फॉर्मूले के बारे में अपन बात कर ही चुके हैं, और ये फॉर्मूले के बारे में भी हम बात कर ही चुके हैं। तो मीन वेरिएंस विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, दिस आर द फॉर्मूलास। वेर एक्स इज द रैंडम वेरिएबल। अब यहाँ पे आई होप लिख लिया आपने। यहाँ पे आप बुकलेट को उठाओगे तो एक और लिख लेते हैं, क्या चीज देखे रखिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू। वैल्यू, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ने देखे रखी, डेफिनेशन क्या बोल रहा है। इफ एक्स बी अ फाइनाइट रैंडम वेरिएबल, वैल्यूज x1 x2 x3 xn, x एक वैल्यू n डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल, एंड फॉर ईच आई वी हैव प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी भी देके रखी हुई है। और उस वॉइस इज लेगिंग, इज देयर एनी इशू इन वॉइस? पता नहीं, कुछ नो इशू सर। चल रहा है मेरे नेटवर्क में, कोई सही है अभी? ठीक है, चलो ठीक है। इफ देयर इज एनी इशू लेट मी नो, अगर कुछ मिस हो जाता है तो मुझे बता देना। तो यहाँ पे देखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या बोल रहा है कि अगर एक्स अपनी वैल्यू ले सकता है x1 x2 x3, मतलब ओवरऑल यही है कि एक्स जो है कैपिटल, वो वैल्यू ले रहा है x1 x2 x3 टिल xn। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो आ रही है वो आपके पास आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 p1 p2 p3 pn, ये सब हमको बनाना आता है। वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू, भाई ये सारी वैल्यूज तो ले सकता है। क्यों, क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू? क्या होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू? होती है एवरेज, जो हमारे डे टू डे टर्म्स में हम लोग यूज करते हैं। देख लो कि क्लास 10th में भाई परसेंटेज कितने बने थे, तो परसेंटेज क्या होता है, वो सारे 10th में आए हैं सारे सब्जेक्ट में, उनका एक एवरेज निकाल के बताते हैं। तो वो क्या होता है, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू के, ठीक है यार ये परसेंटेज है आपके करस्पॉन्डिंग सारे सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं लाई करते हैं। उन्होंने एक्चुअली क्या है, इनका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो हमारा मीन है, क्योंकि फॉर्मूला तो भाई साहब वही यूज, अगर कहीं पे भी आ रहा है तो वो हम क्या कर रहे हैं, वो मीन बोल रहे हैं। तो ये ध्यान देना, ये जो ई एक्स लिखा हुआ है वो मतलब मीन के बारे में बात कर रहा है, मतलब वो इसके बारे में
के बारे में। तो जहां भी आपको मिलेगा ये एक्सपेक्टेड वैल्यू वाली टर्म्स भी मिलेंगी, ये थोड़ा सा आप इस तरीके से उसको ध्यान दे सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ रिमार्क्स भी एक बार गो थ्रू करना है। द टर्म मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और मीन आर आल्सो यूज फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू। वही जो मैंने आपको बोला कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या मीन, ये सारी। वॉइस नहीं आ रहा है क्या अभी कुछ? अरे यार ये सर आ रहा है। जस्ट गिव मी 2 minutes, हाँ। लेट मी चेक इट वंस। लेट इट वंस। चलो, आई होप अब वॉइस क्लियर आनी चाहिए। अरे यार, सर आ रही है। अभी क्लियर है? चलो, तो अगर कुछ इशू हो तो बताना। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू या मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेशन भी वैल्यू समझ में आना चाहिए। ये कई कई प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में यूज होता है। इसका मतलब वो एवरेज निकालने की बोल रहा है आपको। ठीक है, चलो, ये सब आप समझ गए। अब ये जैसे ई एक्स दे के रखा है, तो ई एक्स की वैल्यू अब आपको पता है। ई एक्स की वैल्यू क्या है? समेशन ऑफ पी आई एक्स है। और ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर किसी ने पूछा है तो एक्स स्क्वायर है, तो मतलब समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर होना चाहिए। पी आई एक्स आई का स्क्वायर। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, कहीं बुकलेट वगैरह में भी अगर आपको क्वेश्चन मिले कभी तो। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में दे दिया है। पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दो, उसके बाद व्हाट इज एक्सपेक्टेशन एट दिस स्टेज। तो एक्सपेक्टेशन क्या होगी? तो समेशन ऑफ
PIXI जो कि -1/2 होगी। तो राम इज एक्सपेक्टेड टू लूज ₹0.5। देखो प्रोबेबिलिटी अपनी जगह काम करती है कि जीतने की प्रोबेबिलिटी है, हारने की प्रोबेबिलिटी है, बट आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे ये वाले क्वेश्चन का एग्जांपल ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो क्लियरिटी आ जाएगी। वैसे प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, बट ठीक है हम थोड़ी बात करते हैं इसकी कि राम एंड श्याम प्ले विद अ डाई, दे स्टेक ₹1 each, द वन हु थ्रोज द हायर नंबर विंस एंड टेक्स द टोटल अमाउंट। ठीक है, इफ द नंबर थ्रोन बाय बोथ आर सेम then they take back their stakes. Ram starts and throw a 2. What is the expectation at this stage? तो क्वेश्चन देखो आप क्या है कि अगर राम और श्याम एक डाई का गेम खेल रहे हैं और अगर जिसको ज्यादा आ गया वो जीत जाएगा, दोनों ने एक रुपए लगाए हैं, तो मान लो जो जीतेगा उसको ₹2 मिल जाएंगे, जो हारेगा उसको 0, उसको लॉस है ₹1 का, और जो जीतेगा उसको फायदा है ₹1 का। कुछ इस टाइप का गेम चल रहा है। राम ने पहले थ्रो किया और राम को आ गया 2। ठीक है, राम को क्या आ गया 2, ये आ चुका है, राम को आ गया 2। अब वो बोल रहा है कि इस स्टेज पे राम की एक्सपेक्टेशन क्या है, कि इस स्टेज पे राम सोचेगा कि ठीक है मैं जीत सकता हूं, मैं हार भी सकता हूं। मैं जीत सकता हूं जब श्याम को 1 आ जाए, मैं हार सकता हूं जब श्याम को 3, 4, 5 और 6 आ जाए, और अगर श्याम को 2 ही आ गया तो हम ये गेम वापस से खेलेंगे। क्लियर? तो अब रेंडम वेरिएबल की वैल्यू डिसाइड करके उन्होंने वही किया है यहाँ पे कि एक से एक रेंडम वेरिएबल लिया हुआ, एक्स बी द रेंडम वेरिएबल दैट गिव्स राम्स गेन। ठीक है, वो राम के गेन है। एक्स कैन टेक वैल्यू 1, 0 और -1। ठीक है, 1, 0 और -1। 1, 0 और -1 कहां से आ गया? तो 1 आ गया कि उसको फायदा होगा, 0 अगर श्याम को 2 आ गया तो कुछ नहीं मिलेगा, और -1 अगर श्याम को 3, 4, 5, 6 में से कुछ आ गया तो उसको -1 मिलेगा। ये रैंडम वेरिएबल उसने डिसाइड कर लिया। अब डिसाइड करने के बाद में उसने रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकाली। भाई 0 कब आएगा, उसको 0 पैसे कब आएंगे? जब श्याम को कितना आ जाए, 2 आ जाए, मतलब 1/6 प्रोबेबिलिटी। उसको फायदा कब होगा ₹1 का? जब श्याम को 1 आ जाए, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। उसको घाटा कब होगा, मतलब -1 रुपीज कब आएंगे उसके पास, मतलब ₹1 चले कब जाएंगे उसके पास? जब उसके पास क्या आ जाए, या तो 3 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो 6 आ जाए श्याम को। मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/6 विच इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक्सपेक्टेशन आपकी क्या हो जाएगी? तो ये आपको पता है, एक्सपेक्टेशन मतलब इसका मीन निकालना है जिससे, तो इस स्टेज पे उसके चांसेस हैं, मतलब एक एक्सपेक्टेशन है, डेफिनेटली -1/2 नहीं होगा उसके साथ, या तो -1 रुपीज होगा, या तो 0 होगा, या तो +1 रुपीज होगा। ठीक है, बट एक्सपेक्टेशन क्या है प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में? तो -1/2 की है एट दिस पॉइंट। रिस्क कितना इन्वॉल्व है उसका इस स्टेज पे? इस स्टेज पे उसका रिस्क इन्वॉल्व है कि वो आधा रुपया लॉस में जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो और मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये मोर देन दैट, ये जो क्वेश्चंस है प्रोबेबिलिटी को ज्यादा खींचेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं उससे नहीं खींचेंगे। वेरिएंस मैं आपको बता ही चुका हूं क्या होता है। वेरिएंस का फॉर्मूला भी मैंने ये एक फॉर्मूला ये बता दिया है, और दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ये वाला। ये भी वेरिएंस ही है ना, इसको इसको वेरिएंस ही बोलते हैं। सिग्मा स्क्वायर डिनोट्स द वेरिएंस एंड एक्स बार डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल एक्स, मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ठीक है, एक्स बार का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों मैंने जो आपको यहाँ पे लिखा है, ये पहला फॉर्मूला है और ये दूसरा फॉर्मूला है, दोनों सेम चीजें निकाल रहे हैं। ठीक है, ये इसका प्रूफ इन्होंने दिया है कि इस पहले वाले फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला इनने कैसे निकाला। मैं प्रूफ में नहीं जा रहा हूं बिल्कुल भी। तो मीन और वेरिएंस और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, ये क्लियर है सबको, ताकि मैं फिर बर्नौलीज ट्रायल पे जाऊं। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलो, तो मैं आगे बढ़ता हूं। एक कॉन्सेप्चुअली आपको बर्नौलीज ट्रायल बता देता हूं क्या होता है। मान लो आपने एक डाई को 6 टाइम थ्रो किया। आपने एक डाई को 6 टाइम थ्रो किया। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने सेम एक्सपेरिमेंट को, जो कि डाई को थ्रो करना है, सेम एक्सपेरिमेंट को 6 टाइम परफॉर्म किया। 6 टाइम परफॉर्म किया। सही मैं बोल रहा हूं? पहला डाई फेंक दिया,
कुछ नंबर आ गया, दूसरा भी फेंक दिया, तीसरा फेंक दिया, चौथा फेंक दिया, पांचवा फेंक दिया, छठा फेंक दिया। सेम एक्सपेरिमेंट को आपने 6 टाइम परफॉर्म किया, हर एक पे अपना कुछ कुछ नंबर आएगा, ठीक है। अब अगर मैं बोल देता हूं कि 5 आना, 5 नंबर आना इज माय सक्सेस, एंड 5 नहीं आना डेफिनेटली इज माय फेलियर। अगर एक्सपेरिमेंट कोई कर रहा हूं मैं, जो डाई को थ्रो करना कर रहा हूं, मैंने बोला यार अगर 5 आया तो मैं जीत गया, मेरी सक्सेस है। 5 के अलावा कुछ भी आया तो मैं फेल हो गया, मेरा फेलियर है, ठीक है। और वही एक्सपेरिमेंट में बार बार 6 बार परफॉर्म कर रहा हूं। तो मैं बात ये कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि यार मैं कितनी बार सक्सेसफुल हो गया ये एक्सपेरिमेंट को जब मैंने 6 टाइम परफॉर्म किया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि अगर मैंने पहली बार डाई फेंका, अगर पहली बार डाई फेंका और बाय लक 5 आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा यार पहले बार में मैं सक्सेस हो गया। दूसरी बार मैंने फेंका, दूसरी बार मैंने डाई को थ्रो किया और मान लो 6 आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं यार मैं हार गया ये वाला, ठीक है। तीसरी बार फेंका, 1 आया, मैं हार गया। 3 आया, मैं हार गया। फिर 5 आ गया, मैं जीत गया। और अब 4 आ गया, मैं हार गया। तो मतलब 6 टाइम पे अगर कुछ इस टाइप का नंबर आ गया, 6 में फर्स्ट टाइम पे अगर कुछ इस टाइप का नंबर आ गया, मान लो पहले में 6 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 5 आ गया और फिर 4 आ गया, कुछ इस टाइप का 6 टाइम के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आ गए, तो मैं क्या बोलूंगा, यार मैं 2 बार सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, और दैट टू बी आई कैन के एग्जैक्टली 2 टाइम सक्सेस हो गया। ये और सेकंड टाइम पे और सेकंड लास्ट टाइम पे मैं सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो मेरी सक्सेस और मेरी फेलियर की प्रोबेबिलिटी आप बता सकते हो क्या, किसी के एक बार जब मैं कोई एक्सपेरिमेंट करूंगा तो व्हाट इज माय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? 1/6. राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस is equal to 1/6 and probability of failure is equal to 5/6। ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है कि जब वो एक्सपेरिमेंट को मैं एक बार परफॉर्म करूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है ना। ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये तो मैंने एग्जांपल दिया था बेटा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन थ्रो आप कर दो। इन वन टाइम मतलब जब एक्सपेरिमेंट को मैं एक बार परफॉर्म कर रहा हूं जब, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 1/6 और ये हो जाएगी 5/6। क्लियर? इसको हम हमारी टर्मिनोलॉजीज में यहाँ पे इसको पी वैल्यू बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं हम क्यू वैल्यू, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा डाटा क्या है, मेरा डाटा ये है कि मैंने डाई को 6 टाइम थ्रो किया और साथ में 5 इज माय सक्सेस, राइट, एंड 5 नहीं आना इज माय फेलियर। नाउ माय मेन क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of exactly, what is the probability of exactly 2 success? एग्जैक्टली 2 सक्सेस, जैसे एक केस ये हो गया भाई, हाँ ठीक है, ये केस मेरा फेवरेबल केस कि भाई मेरे को 2 बार 5 आ गया, मैं जीत गया हूं। बट ऐसा जरूरी नहीं है ना 2 बार 5 के मेरे पास दूसरे नंबर पे और 5वें नंबर पे ही आए। मेरा 2 बार 5 कहीं भी आ सकता है, और साथ में 2 बार 5 जो आएगा उसमें हो सकता है यहाँ पे कुछ भी नंबर आ जाए। मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि पहले पे 6 आए के 4 आए के 1 आए के 2 आए, मेरे को तो 2 बार 5 चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 सक्सेस? कैन यू टेल मी? आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया है तो क्या आप बता सकते हो मुझे कि एग्जैक्टली 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है अगर मैंने इस एक्सपेरिमेंट को 6 टाइम परफॉर्म किया है तो? क्वेश्चन समझ में आ गया? सबसे पहले ये बताना, क्योंकि कनेक्शन याद रहेंगे ना तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा बट आप कर नहीं पाओगे क्वेश्चंस जब तक कनेक्शन ध्यान नहीं होगा। 62 इंटू 1/6 का स्क्वायर इंटू 5/6 का 4 बिल्कुल पार्ट। सही,
6c2 इंटू 1/6 की पावर 2 इंटू 5/6 की पावर 4 या 6-2 आप बोल दोगे। ये पढ़ा है आपने फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी के टाइम पे? जो फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा है बट ऐसे ही सम कर रहा है। अच्छा, ऐसे ही किया है। चलो, तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले को मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है अगर किसी एक्सपेरिमेंट को n टाइम आपने परफॉर्म किया है, जैसे यहाँ पे n की जगह आपने 6 है, एक एक्सपेरिमेंट को आपने n टाइम परफॉर्म किया है, और भाई साहब आप एग्जैक्टली r सक्सेस खोज रहे हो, जैसे यहाँ r की जगह आपके पास 2 है, तो अगर आप एग्जैक्टली 2 सक्सेस देख रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी NCR इनटू जीतने की प्रोबेबिलिटी की पावर r इनटू हारने की प्रोबेबिलिटी की पावर n-r। वही एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो आपको ये मिल जाएगा कि भाई एक्सपेरिमेंट को 6 टाइम परफॉर्म किया है तो n इक्वल टू 6 आ गया है। आपको 2 बार चाहिए जीत, एग्जैक्टली 2 टाइम्स, तो r की जगह 2 आ गया है, p की जगह 1/6 है और q की जगह 5/6 है। उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आता है। आपने कैसे सॉल्व किया होगा मैं बताता हूँ, कि जिसने भी मुझे आंसर दिया अगर ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो उसने कैसे आंसर दिया। उसने बोला कि सर देखो ना, एक बार आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, दूसरी बार परफॉर्म कर रहे हो, तीसरी बार परफॉर्म कर रहे हो, चौथी बार परफॉर्म कर रहे हो, पांचवी बार परफॉर्म कर रहे हो, छठी बार परफॉर्म कर रहे हो, ये एक्सपेरिमेंट को आप 6 बार परफॉर्म कर रहे हो। अब आप बोलोगे कि यही वाला जो केस मैंने सामने लिखा है, कौन सा? ये वाला केस। ये वाले केस में अगर मेरे पास 5 यहाँ पे मैंने डाल दिया और 5 मैंने यहाँ पे भी डाल दिया, है ना, मैंने ये फिक्स कर दिया। क्या किया? मैंने ये फिक्स कर दिया दोस्तों कि दूसरी बार पे भी 5 आ गया और पांचवी बार पे 5 आ गया और बचे हुए पे 5 नहीं आया, बचे हुए पे 5 नहीं आया। तो अब मुझे जरा बताओ कि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस पर्टिकुलर केस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि पहले पे 5 नहीं आया, मतलब पहले की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? पहले पे 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/6। यस। और दूसरे पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो सबकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी। तीसरे पे 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, 5/6, 1/6 और ये 5/6। तो ओवरऑल 5/6 4 बार मल्टीप्लाई हुआ और 1/6 2 बार मल्टीप्लाई हुआ। करेक्ट बोल रहा हूं? इस केस के आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास ये। अब यहाँ 1 की जगह कुछ भी आ जाए, फर्स्ट वाले टॉस पे आपको कुछ भी आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 5 छोड़ के आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो केस मैंने लिखा ये भी इनमें से एक केस ही होगा जो केस मैंने यहाँ पे लिखा। अब आप देखो, अगर 5 की पोजीशन मैंने ये दोनों लिख दी और बची हुई पोजीशन पे कुछ भी आने दो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी दोस्तों, जरा बताओ तो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस केस? सेम आएगा, सेम। मतलब आपके पास आएगा 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6 की पावर 2। मतलब ऐसे जितने भी केसेस आएंगे जिसमें 5 आपके पास सपोज एक बार यहाँ पे लिखा गया, एक बार यहाँ पे लिखा गया, अब आप इसकी भी प्रोबेबिलिटी आप निकालने की कोशिश करोगे लॉजिकली तो सेम ही आने वाली। मतलब 2 बार 5 और 4 बार 5 के अलावा कुछ भी आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 की पावर 4, 1/6 की पावर 2 होगी। और जरा मुझे बताओ तो ऐसे ये कितने केसेस होंगे? आपको इन केसेस में क्या करना है, सिर्फ 5 को 2 प्लेसेस पे पुट करना है। 5 को 2 प्लेसेस पे पुट करना है। कितनी प्लेसेस हैं टोटल? 6 प्लेस हैं टोटल। 6 प्लेस में से 2 प्लेस पे पुट करना है 5 को, तो भाई 6 में से 2 प्लेस को चूज कर लो, जितनी भी तरीके से चूज कर सकते हो। कर लिया, हर एक केस की प्रोबेबिलिटी आपके पास सेम आने वाली। तो इन सारी प्रोबेबिलिटी का एडिशन कितना आने वाला है? 6c2 बाय मल्टीप्लाई बाय दिस, जो कि आपका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। और एक्चुअली इस फॉर्मूले का प्रूफ ही हमने किया है। ये जो हमने किया है ये इस फॉर्मूले का प्रूफ ही किया है कि n में से एग्जैक्टली r सक्सेस चाहिए, तो हर एक केस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी p की पावर r इंटू क्यू की पावर n-r। और n में से r जगहों पे चूज कर लो कि जहां जहां पे आपको सक्सेस चाहिए, बची हुई जगहों पे फेलियर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे कि आपको 1/6 की पावर 2 के 2 प्लेस चूज कर लो जहां पे सक्सेस चाहिए और 4 प्लेस बची हुई पे फेलियर चाहिए। तो आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया और ये फंडा भी समझ में आ गया। क्लियर? तो ये P क्या है, Q क्या है, N क्या है, R क्या है, ये सब अब आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए बेटा। और
यहाँ पे जो चीज आप बर्नौलीज ट्रायल पढ़ रहे हो वो यही पढ़ रहे हो। बर्नौलीज ट्रायल का मतलब होता है इन ए सीरीज ऑफ एन बर्नौलीज ट्रायल, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट को आपने एन बार परफॉर्म किया है विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी इन ईच ट्रायल। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ सक्सेस इज एग्जैक्टली आर इज एनसीआर पी की पावर आर इंटू 1 माइनस पी की पावर आर। हाँ, यहाँ पे p की जगह आप डेफिनेटली 1 माइनस क्यू पुट कर सकते हो ना। यहाँ पे q को आप 1 माइनस पी भी लिख सकते हो क्योंकि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी होगी। इन्होंने 1 माइनस पी से समझाया है। तो बर्नौलीज ट्रायल का मतलब यही है कि एक ही एक्सपेरिमेंट को आप बार बार परफॉर्म कर रहे हो और ट्रायल्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट इन डिटेल। जो थ्योरेटिकल पार्ट है मैं आपको मेनली फॉर्मूला समझाने वाला था, सक्सेस फेलियर के केसेस में आपको समझाना चाह रहा था। अब जैसे मैं इसका एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आपको और समझ में आएगा कि यार मैंने क्या किया। एक क्वेश्चन याद आ रहा है मेरे को कि एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है। ये दो स्टेशन ए है और स्टेशन बी है। स्टेशन और ए और स्टेशन बी में से क्या होता है कि अगर यहाँ से 5 व्हीकल निकलते हैं, 5 कार्स अगर यहाँ से जाती है भाई साहब, यहाँ से 5 कार्स आती है तो ऑन एन एवरेज यहाँ तक 4 कार्स ही पहुंच पाती है। डाटा समझना कि अगर स्टेशन ए से 5 गाड़ियां निकलती है, 5 कार निकलती है तो स्टेशन बी तक सही सलामत 4 कारियां जाती है, एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ऑन एन एवरेज एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, ये एक एवरेज है। मान लो आपने कोई स्टेट, अब एक दिन यहाँ पे 10 कार निकली। कितनी कार निकली? 10 कार निकली। नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इज द प्रोबेबिलिटी that exactly 9 cars reach safely। बताओ जरा इसका आंसर क्या आना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 9 कार्स रीच सेफली। क्वेश्चन आ गया बेटा सबको समझ में? ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एज फार एज जेई इज कंसर्न ऑल्सो, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। फंडा वही है, डेरिवेशन वही है जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया। बिल्कुल सही प्रियांश। इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी में सक्सेस मान लेता हूं, इस केस में सक्सेस है मेरा रीच सेफली, कि कोई भी कार निकली भाई वो सेफली रीच हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी पी कितनी हो जाएगी? 5 में से 4 कार सेफली पहुंची तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/5 इज द प्रोबेबिलिटी। मतलब कोई एक्सपेरिमेंट को 5 बार परफॉर्म किया, 4 बार सक्सेस मिल गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 4/5 हो गई ना भाई, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 4/5 है और प्रोबेबिलिटी किसी भी कार को फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/5। मान लो आप अगर यहाँ से कार लेके निकले हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप बी पे सेफ पहुंच जाओगे? इस 4/5। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेफ नहीं पहुंच पाओगे, बीच में एक्सीडेंट हो जाएगा? इस 1/5। अब मैंने 10 कार पहुंचाई है भाई, 10 में से मुझे एग्जैक्टली 4 पहुंचना चाहिए सेफली, तो मेरा आंसर सिंपल यही होगा 10c9 इंटू 4/5 की पावर 9 इंटू 1/5 की पावर 1। ये एक एप्लीकेशन है इसका जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, बट वो क्वेश्चन में मैं नहीं जाऊंगा, वो और आपके कॉन्सेप्ट खोल देगा, नहीं तो हमारे पास टाइम उतना अवेलेबल नहीं है कि मैं ये बता पाऊँ आपको। बट ठीक है, इतने से आप आई होप समझ गए होंगे कि फंडा एनसीआर वाला क्या है। ठीक है, अब बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया? देखो बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, अब अपन आते हैं इस बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये समझ में आ गया, ये फॉर्मूला सबको क्लियर? ये फॉर्मूला और ये कॉन्सेप्ट। अब यही जो मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि भाई मैंने डाई को 6 बार परफॉर्म किया, डाई को कितने बार फेंका? 6 टाइम्स थ्रो किया, 5 आना इज माई सक्सेस, 5 इज माई सक्सेस।
5 आना इज माय सक्सेस, ठीक है। और रैंडम वेरिएबल है x, नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस। अब मेरे को ये बताओ कि मेरा जो रैंडम वेरिएबल है कैपिटल एक्स, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जरा बताओ तो, कि मुझे कितनी बार सक्सेस मिल सकती है। 5 आना इज माय सक्सेस, 5 आना इज माय सक्सेस इन अ पर्टिकुलर डाई जब थ्रो किया है। तो पहली बार थ्रो किया, आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, दूसरी बार 6 टाइम भी थ्रो किया, आएगा नहीं आएगा मुझे। तो 6 टाइम जब आपने एक्सपेरिमेंट किया है, तो भाई आपका जो कैसे है कि नंबर ऑफ, जो रेंडम वेरिएबल है कि एक्स नंबर ऑफ सक्सेस है, नंबर ऑफ सक्सेस हो सकता है आपको एक भी ना मिले भाई, आपकी किस्मत खराब है, 6 में से एक बार भी 5 ना आया, या हो सकता है एक बार 5 आया हो, या हो सकता है 2 बार 5 आया हो, या हो सकता है 3 बार 5 आया हो, या हो सकता है आपकी किस्मत बहुत ही जोरदार है, तो आपका हो सकता है कि 6 के 6 टाइम ही आपके पास 5 आ गया हो। तो रेंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 से लेकर 6 तक हो सकती। क्लियर है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं। अब प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या आएगा, तो आप बोलोगे सिंपल है आपका फंडा, कि सर जैसे इसका निकालते हैं कि एक बार आपको 5 आ गया, एक बार आपको 5 आ गया, वो एक बार 5 तो कभी भी आ सकता है, आपको ऐसा तो है नहीं कि पोजीशन फिक्स है। हो सकता है फर्स्ट टाइम थ्रो में 5 आ गया और बचे हुए में नहीं आया, या हो सकता है लास्ट थ्रो में 5 आ गया और बचे हुए में नहीं आया। क्लियर। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कि आपके पास एग्जैक्टली 1 सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जो अभी फॉर्मूला आपने निकाला 6c1 1/6 की पावर 1 5/6 की पावर कितना आएगा 5। सिमिलरली अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं, किसको, 3 सक्सेस को, तो आप बोलोगे 6c3 इसकी प्रोबेबिलिटी 6c0, मतलब वही कॉन्सेप्ट से आप इनकी प्रोबेबिलिटीज को लिख सकते हो। लिख लोगे, ये निकाल लोगे सक्सेस प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने बना ली। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं भाई साहब मेरे को मीन निकाल के दो। क्या निकाल के दो, मीन। क्या निकाल के दो, मीन भी निकाल के दो, वेरिएंस निकाल के दो। अब आपके लिए हो गई मेहनत बहुत बड़ी, क्योंकि आप बोलोगे सर देखो मीन और वेरिएंस के फॉर्मूले हैं मेरे पास, प्रोबेबिलिटी की टर्म में ही है, पी आई एक्स आई है सर, या फिर इसके टर्म में ही है जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पी आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर है। ये 2 फॉर्मूले और इसका एक और फॉर्मूला है वेरिएंस का, निकाल के दो। बहुत मेहनत बहुत ज्यादा हो गई, राइट, मेहनत बहुत ज्यादा हो गई। कैसे हो गई भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे और 6 को, और सबको ऐड करते चलो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन है, लग जाएगा। अच्छी बातें लग जाएगा, बट हमको लगाना नहीं है, हमको इसीलिए नहीं लगाना है क्योंकि भाई लोगों ने लगा दिया है, और लोगों ने लगा के एक फॉर्मूला निकाल लिया है, जिसको ही मैं अभी तक जितनी भी मैंने पूरी महाभारत बताई है आपको इस फॉर्मूले के लिए ही बताई है। जो जेई मेंस में क्वेश्चन आता है वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड आता है, बट कॉन्सेप्ट ये सारे हैं जो अपन ने सीखे हैं। तो मीन फॉर्मूला डायरेक्ट आपके पास आगे से आ जाएगा n इंटू पी, और वेरिएंस का फॉर्मूला आ जाएगा n इंटू पी इंटू क्यू। एंड आई होप आपको पी और एन और क्यू क्या है ये सब पता है, एन पी क्यू। तो ये जो मेरा फॉर्मूला है जो मैं बता रहा था, मीन निकालने के जो फॉर्मूले मैंने वहां पे बताए थे, वो फॉर्मूला आपके पास एनपी और एनपीक्यू है। तो मतलब अगर आप मीन पूछोगे इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे निकाल पाओगे, सर एक्सपेरिमेंट को 6 बार परफॉर्म किया है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 1/6, हेंस मीन मस्ट बी इक्वल टू 1। यहाँ पे वेरिएंस आप निकालोगे सर, फॉर्मूला आपके पास 6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 होगा सर, मतलब ओवरऑल आंसर आपके पास 5/6 आ जाएगा सर। ये वेरिएंस आ जाएगा, ये मीन्स आ जाएगा। तो फॉर्मूला इज एनपी और एनपीक्यू। देखो यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू आपको ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपने मीन निकाला था और वेरिएंस निकाला था, ठीक है, फॉर्मूले की हेल्प से निकाले थे, जो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे डिराइव करवाए थे। यहाँ पे वो चीज ध्यान दो कि अगर मैं ये कॉइन को टॉस करने वाले को एक्सपेरिमेंट बोल देता हूं, तो ये एक्सपेरिमेंट कितनी बार टॉस किया, कॉइन को टॉस करने वाला एक्सपेरिमेंट मैंने 2 बार परफॉर्म किया, ठीक है।
मैंने एन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है भाई साहब, 2 आ गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1/2 है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी मेरे पास 1/2 है, तो क्यू भी मेरे पास 1/2। नंबर ऑफ हेड की मैंने ये टेबल बनाई थी, ये टेबल जो बनाई थी भाई साहब वो नंबर ऑफ हेड की बनाई थी। अब अगर मैं इसका मीन निकालूंगा, नंबर ऑफ हेड जो रेंडम वेरिएबल है उसका मीन निकालूंगा, मैंने तो ये फॉर्मूले से निकालेगा, बट अगर मैं एन इंटू पी भी करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा दोस्तों, एन इंटू 1 पी 1 आ जाएगा। वेरिएंस में एन इंटू पी इंटू क्यू करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 जो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, मुझे ये सब टेबल बनाना या फिर मीन का फॉर्मूला लगाना ये कोई जरूरत नहीं है। मेरे को मीन का फंडा समझ में आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जब बर्नौलीज ट्रायल का सीन आ रहा है, जब मेरे को मीन और वेरिएंस निकालना है, तो मैं इस फंडे से एनपी और एनपीक्यू से डायरेक्ट निकाल सकता हूं। क्लियर है ये? तो ये आपका ओवरऑल कंटेंट है, ये आपको आना चाहिए। रेंडम वेरिएबल आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आना चाहिए, मीन वेरिएंस के सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए, और एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट शॉर्ट जो स्टेटिस्टिक का होता है, या तो स्टेटिस्टिक या तो इसमें से कहीं ना कहीं आपको आना कंपलसरी। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको कराता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है? तो इसको नोट कर लो आप, और मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको एक दो करा देता हूँ। इस पैटर्न पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा देता हूँ। तो ये जो मैंने प्रीवियस ईयर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, ये पूरे स्टेटिस्टिक के, बट स्टेटिस्टिक में जो ये वाले क्वेश्चन का पैटर्न है वो मैं आपको करा रहा हूँ अभी। ये अब ये क्वेश्चन आप देखो, मैं आपको रिलेट करके बता दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है और कैसे इस फॉर्मूले का डायरेक्ट एप्लीकेशन आ रहा है। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स, ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैविंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भाई, इज 4 and 2। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है रैंडम वेरिएबल एक्स का, और उसका मीन और वेरिएंस आपको दे दिया है। मीन आपको दे दिया है 4 और वेरिएंस आपको दे दिया है 2। आपको क्या बताना है, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 सक्सेस, या फिर मैं ये बोल दूं कि जब आप ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिखोगे और x की जो भी वैल्यूज यहाँ पे लिखोगे और प्रोबेबिलिटी लिखोगे, तो 1 के नीचे जो प्रोबेबिलिटी लिखी हुई रहेगी ये क्या रहेगी? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपको पता ही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट जितनी बार परफॉर्म किया एक बार सक्सेस, p की पावर 1 और q की पावर n-1, ये आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर है ये? रिलेट कर पा रहे हो इससे? अब आपको ना तो n की वैल्यू पता है, ना p की वैल्यू पता है, ना q की वैल्यू पता है, बट आपको ये फॉर्मूले जरूर पता है यहाँ पे कि भाई ये np होता है और ये npq होता है। दोनों को डिवाइड करो बढ़िया से, q की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, q की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो p की वैल्यू 1/2 आ जाएगी दोस्तों, और p की वैल्यू 1/2 आ जाएगी तो दोस्तों n की वैल्यू 8 आ जाएगी। क्लियर? ये तो निकाल लोगे बिल्कुल एकदम परफेक्ट प्रियांश एंड रियांश, प्रियांश बिल्कुल सही। अब n की वैल्यू 8 आ गई, p की वैल्यू पता है, q की वैल्यू पता है, फॉर्मूला लगा दो यार इसमें, 8c1 इंटू 1/2 की पावर 1 इंटू 1/2 की पावर 7। तो 8c1 की वैल्यू 8 और ये 1 अपॉन में 2 की पावर 8 विच विल बी 1 अपॉन में 2 की पावर 5 विच इज विल बी 1 अपॉन में 32। और आपके 4 नंबर कंफर्म। ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन पैटर्न है ये वाला आने का, बहुत कॉमन पैटर्न है ये आपका आने का। तो ओवरऑल ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद होना कंपलसरी।
ठीक है, ये आ गया समझ में, हो गया क्वेश्चन। एक और इसी क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ है, कहीं तो इसमें है। देखो प्रीवियस ईयर पे बहुत फोकस करना बेटा, और दिस इज द टाइम जो सबसे ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर में से। मतलब प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इसका आंसर बता दो जल्दी से मुझे निकाल के। तो ये भी सेम डाटा के साथ आपको देख के रखा हुआ है बेटा। मीन 2, मीन 4, वेरिएंस इक्वल टू 2 दे के रखा है। तो एन की वैल्यू 8 आई थी आपके पास, पी की वैल्यू 1/2 आई थी, और क्यू की वैल्यू भी, मतलब सेम डाटा जो अभी वाले क्वेश्चन में किया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस हो जाएगी अब इस बार 8c2, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 6, 8 इंटू 7/2 इंटू 2 की पावर 8, 7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6, 7/64 आंसर आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बेटा, बढ़ जाऊं आगे। सर एन कैसे निकाला आपने? एन वही एनपी, एनपी क्यू, दोनों को डिवाइड कर दो। एनपी क्यू डिवाइडेड बाय एनपी इज इक्वल टू 2/4, क्यू की वैल्यू 1/2। पी क्या होता है? सक फेलियर की 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, क्यू। 1 हाँ माइनस, हाँ, बरोबर बरोबर, यस। इसमें पुट करेगा तो एन की वैल्यू में। चलो बढ़ जाऊं आगे। हाँ, P प्लस क्यू इज ऑलवेज 1, P इज द सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, Q इज फेलियर की प्रोबेबिलिटी। दोनों का एडिशन हमेशा 1 होने वाला है बेटा, ठीक है। तो ये दुनिया अपनी यहाँ पे, ये एनपी और एनपीक्यू का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। वेरिएंस और एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन का फॉर्मूला डिराइव किया है। डिराइव करने में मैंने क्या बोला था कि बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन करके फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। ये कुछ क्वेश्चंस हैं और ये इन चैप्टर 3 है, पूरी कंप्लीट कर सकते हो। अगर कुछ बाकी भी होगा प्रोबेबिलिटी में नहीं हुआ है तो आज मैंने करवा दिया, ठीक है। सर प्रूफ का कुछ फायदा नहीं है ना सर, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। एनपी और एनपीक्यू फॉर्मूला, जो चीजें मैंने बताई हैं बस उन चीजों को ध्यान रखना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन है जनरली एनपी और एनपीक्यू पे ही आता है। बट जैसे कि छोटी छोटी चीजें मैंने बताई ना कि प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 होगा। यहाँ पे ये वाली क्वेश्चन, जैसे एक्स की वैल्यू अपन ने निकाली थी, तो ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हो सकता है पूछ ले, क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ। तो जेई एडवांस के तो सिलेबस में आई थिंक नहीं है,
अभी इस साल तो नहीं है, नेक्स्ट ईयर से है, बट ठीक है, जेई मेंस में पूछा जा सकता है। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको नोट्स में लिखा है इसको गो थ्रू कर लेना, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट भी सिखा देता हूँ। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इट विल टेक हार्डली 10 to 15 मिनट, हम वो चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। देखो इंडक्शन क्या होता है। सबसे पहले अगर आप बुकलेट खोलोगे इसके, जेई मेंस की बुकलेट में इंडक्शन वाला चैप्टर खोलोगे, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंडक्शन चैप्टर अपनी जगह, आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे इसने पूछे हुए हैं ना। मैथमेटिकल इंडक्शन इज द चैप्टर, थ्योरेटिकल पार्ट छोड़ के मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ये क्वेश्चन स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन है, 1, 4, 10, 19, इनका डिफरेंस 3 है, इनका डिफरेंस 6 है, इनका डिफरेंस 9 है। मतलब द डिफरेंस ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी। स्पेशल सीरीज का केस है जो एजीपी आपने सीक्वेंस इन सीरीज में कर चुके हैं। यहाँ पे आप देखोगे 2, 4, 8, अगेन स्पेशल सीरीज का केस जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है दैट इज इन जीपी। ये सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हो उसके अंदर। सीक्वेंस एंड सीरीज का बुकलेट का क्वेश्चन है, समेशन के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ये नॉर्मल सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन। आप देखोगे जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पे कर रहे हो ना, जैसे 8th देख लो या 9th देख लो या फिर ये देख लो, ये क्वेश्चन भी बुकलेट का ही है, अपने बुकलेट में ये वाला क्वेश्चन। तो आप देखोगे कि इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन में कोई ऐसा नया क्वेश्चन नहीं है जो आपसे इंडक्शन के मेथड से ही होना है। जितना है वो आप किससे कर सकते हो, वो आप सीक्वेंस एंड सीरीज से तो कर ही सकते हो। बट मैथमेटिकल इंडक्शन एक कॉन्सेप्ट है, आपको जानना चाहिए, जरूरी तो वो भी नहीं है, बट हमारे पास टाइम है तो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आप इस बुकलेट को खोलोगे और आपको, जैसे ये भी अपने बुकलेट का क्वेश्चन है, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज की बुकलेट का, तो ये भी अपने बुकलेट का क्वेश्चन है, टेलीस्कोपिक सीरीज का है। ठीक है, ये भी टेलीस्कोपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला अपन ने पढ़ाया ही हुआ है, ये ट्रिग्नोमेट्री 1 में फॉर्मूला अपन करवाते ही हैं। ये वाला आंसर ये वाला, ठीक है, टेलीस्कोपिक का क्वेश्चन है। तो आप देखोगे सारे जो क्वेश्चन है आपके पास कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी कर चुके हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है अपनी बुकलेट में है, मेट्राइसिस के क्वेश्चन, मेट्राइसिस में। तो क्वेश्चंस आर इंस्पायर्ड बाय अदर टॉपिक ओनली, बट हाँ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्वेबल विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज वेल। तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये तो बिल्कुल आपकी टेंशन नहीं है, क्योंकि दूसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट ही इसमें यूज करना है या नॉर्मल एलजेब्रा आपको यूज करना है। ठीक है, अब मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि आपको पता है कि 1 + 2 + 3 कितनी वैल्यू होती है इसकी। 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर का एडिशन इज n × n + 1/2। ये आपने एपी के फॉर्मूले से प्रूफ करके रखा हुआ है। यू कैन प्रूव दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सम टिल n टर्म्स। बट अब मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूं मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो मैं क्या करने जा रहा हूं ये देखना। मैथमेटिकल इंडक्शन ना एक 3 स्टेप प्रोसेस है बेटा। कितनी स्टेप प्रोसेस है? 3 स्टेप प्रोसेस, जिसकी फर्स्ट स्टेप ये बोलती है, हम क्या करना जा रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। हम करने जा रहे हैं इस फॉर्मूले का प्रूफ, किसकी हेल्प से? मैथमेटिकल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट की हेल्प से। ठीक है, और मैथमेटिकल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट की हेल्प से अगर आपको कुछ भी प्रूफ करना है, कुछ भी सॉल्व करना है, तो आपका सबसे पहला चीज होता है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहली स्टेप होती है कि आप इस फॉर्मूले को प्रूफ कर दो फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, एन की स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए इसको प्रूफ कर दो। अब एन की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, यहां पे मैं लिख देता हूं, प्रूफ फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ विच इज n = 1। तो n = 1 के लिए आप प्रूफ करोगे तो n = 1 के लिए भाई साहब LHS कितना आएगा और RHS कितना आएगा। प्रूफ का मतलब LHS और RHS बराबर होना चाहिए। तो n = 1 के लिए LHS तो सिर्फ 1 ही हो जाएगा क्योंकि एक ही टर्म है, और RHS हो जाएगा 1 × 1 + 1/2 which is equal to 1. So therefore LHS is equal to RHS. Hence the formula is proof for the smallest value of n. ठीक है, क्लियर। फर्स्ट स्टेप डन। सेकेंड स्टेप,
सेकेंड स्टेप बोलती है assume that the formula is true for n is equal to k। इसको आपको अज्यूम करना है भाई साहब। क्या अज्यूम करना है कि n इक्वल टू k के लिए फॉर्मूला जो है वो सही है, ये आपने अज्यूम किया है ना। सेकेंड स्टेप ये मतलब 1 + 2 + 3 टिल k तक की वैल्यू किसके बराबर है? k × k + 1/2 के बराबर। n इक्वल टू k के लिए फॉर्मूला मैंने अज्यूम कर लिया है कि सही है। ये स्टेप सेकंड भी डन। स्टेप थर्ड क्या बोलती है, ये है इंपॉर्टेंट आपको समझना। स्टेप थर्ड ये बोलती है कि आपको प्रूफ करना है कि ये फॉर्मूला इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। मतलब यू हैव टू प्रूव that the formula is true for n is equal to k + 1 and take help from step second। आपको n इक्वल टू k + 1 के लिए प्रूफ करना है, बट हेल्प किसकी लेना है आपको? आपको n इक्वल टू k + 1 के लिए फॉर्मूला प्रूफ करना है, बिल्कुल सही है, करना है। बट आपको हेल्प किसकी लेना है? हेल्प फ्रॉम स्टेप सेकंड रिजल्ट। स्टेप सेकंड के रिजल्ट से आपको हेल्प करना है। अब एक बार और जो डाउट पूछ रहा था मैं आपको बता देता हूं, वापिस से ये चीज रिपीट करूंगा। n इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो रहा है भाई? एक टर्म आपने लेनी है। आपने कितनी टर्म लेनी है? आपने बस एक टर्म लेनी है। तो भाई साहब जब एक टर्म लेनी है तो यहाँ पे बस 1 ही उठाओगे ना। करेक्ट बोल रहा? क्लियर है जिसका डाउट था? अब देखो यहाँ पे ये फंडा आप समझो। पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप है कि n इक्वल टू 1 मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n के लिए आप प्रूफ कर दो मैनुअली। दूसरा आप अज्यूम करो n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, और n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो आप उसकी हेल्प से प्रूफ करो कि n इक्वल टू k + 1 के लिए ट्रू है। अब यहाँ पे देखना, मैं फंडा समझा रहा हूँ आपको, मेन जो कॉन्सेप्ट है। आपने n इक्वल टू 1 के लिए आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो, ठीक है। n इक्वल टू k के लिए आपने अज्यूम किया है, और n इक्वल टू k + 1 को आप प्रूफ कर दे रहे हो कि सही है, ये फॉर्मूला इज करेक्ट। तो n इक्वल टू k की हेल्प से अगर आप इसको प्रूव कर रहे हो तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि n इक्वल टू 1 के लिए अगर ये फॉर्मूला सही है तो n इक्वल टू 2 के लिए ये फॉर्मूला सही होना चाहिए, क्योंकि अगर k के लिए मैंने अज्यूम किया है सही है और k + 1 के लिए मैंने प्रूफ कर दिया है कि सही है विद द हेल्प ऑफ दिस। तो ये आप यही फंडा आप यहाँ पे लगाओगे तो n इक्वल टू 1 के लिए अज्यूम नहीं किया मैंने, तो परफेक्टली ट्रू किया है। तो n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू होना चाहिए, क्योंकि k के लिए अगर अज्यूम किया है सही है और k + 1 के लिए मैंने प्रूफ कर दिया है सही है। तो डेफिनेटली इंडक्शन का काम ऐसे करना चाहिए कि n इक्वल टू 2 के लिए भी सही होना चाहिए, और n इक्वल टू 2 के लिए सही है तो इंडक्शन का कॉन्सेप्ट कि k के लिए ट्रू था तो k + 1 के लिए भी ट्रू होगा, तो n इक्वल टू 3 के लिए भी ट्रू हो जाएगा। फिर अगेन इंडक्शन का कॉन्सेप्ट कि अगर k के लिए ट्रू माना है और k + 1 के लिए अगर ट्रू है तो फिर भाई फिर इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है n इक्वल टू 4 के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपका चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट। अब आप उसका मतलब समझो। इंडक्शन इफेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इंडक्शन इफेक्ट ऐसे ही काम करता है ना, एक सही है तो उसके कारण दूसरा सही है, दूसरा सही है तो तीसरा सही है, तीसरा सही है तो चौथा सही। आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि अगर k के लिए अज्यूम किया है सही है और k + 1 के लिए उसकी हेल्प से प्रूफ कर दिया, तो 1 के लिए अगर अज्यूम किया है सही है, जो कि अज्यूम नहीं किया, जो कि परफेक्टली सही है, तो n इक्वल टू 2 के लिए सही हो जाएगा। फिर 2 के लिए सही है तो 3 के लिए सही हो जाएगा। तो फंडा इज दिस के मैथमेटिकल इंडक्शन कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। अब मैं आपको और जो बचा है वो बता देता हूँ। दिस इज द कॉन्सेप्ट जो मैं बात कर रहा था। अब इसको प्रूफ कैसे करना है? तो आप बोलोगे सर देखो LHS में कितना आएगा इस स्टेप पे? 1 + 2 + 3 टिल कहां तक जाना पड़ेगा आपको? n इक्वल टू k + 1 लिया है आपने, n इक्वल टू k + 1 लिया, ये आपका हो जाएगा LHS। RHS कितना हो जाएगा? आप RHS में n की जगह k + 1 पुट करोगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा k + 1 k + 2/2।
अब मैंने क्या बोला कि ये LHS और RHS बराबर लो विद द हेल्प ऑफ दिस। तो इसकी हेल्प ये बोलेगी कि इसकी जो पूरी वैल्यू है यहां से लेके यहां तक की, इसकी वैल्यू मैं ले सकता हूं k इंटू k+1/2। करेक्ट। मैंने किसकी हेल्प ले ली? मैंने स्टेप सेकंड की हेल्प ले ली भाई। कैसे ले ली? क्योंकि उसका जो रिजल्ट है उसको यूज करता हूँ k+1 को प्रूव करने के लिए, और बाकी जो एक्स्ट्रा है वो तो ये एक्स्ट्रा है, तो इसको तो मैं लिख ही देता हूँ। अब मेरे को प्रूव करना है कि LHS और RHS बराबर होने चाहिए, तो दोनों में से k+1 मैंने कॉमन लिया, k/2 +1 बचा, k+1 k+2/2। देखो LHS और RHS बराबर आ गया, आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया भाई, आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आ गया क्या समझ में कि कुछ डाउट? एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ जानना आपको, ठीक है कि मैथ्स में ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। पहले के जमाने में जब 10-20 साल पहले जेई होती थी, जब यूज आता था, जब सब्जेक्टिव पेपर होते थे, वहां पे आपको हो सकता है इंडक्शन से कॉन्सेप्ट, तो आजकल नहीं यूज होता है ये कॉन्सेप्ट जनरली एज फार एज कॉम्पिटिशन एग्जाम्स आर कंसर्न। ठीक है, तो वो इंडक्शन का मतलब समझो आप। इंडक्शन का मतलब ये है कि n इक्वल टू के के लिए आपने अज्यूम किया है और उसकी हेल्प से आपने n इक्वल टू k+1 के लिए प्रूफ कर दिया है ना? मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर k के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए ट्रू होना हो गया। जैसे ये वाली स्टेप क्या बोल रही है? ये वाली स्टेप बोल रही है कि अगर k के लिए ट्रू है, k+1 के लिए ट्रू होना कंपलसरी हो गया। और आप ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हो फर्स्ट स्टेप में कि n इक्वल टू 1 के लिए तो प्रूफ है, तो 1 के लिए प्रूफ है, तो 1+1 मतलब सेकंड n इक्वल टू 2 के लिए प्रूफ होगा। 2 के लिए है तो 3 के लिए होगा, 3 के लिए है तो 4 के लिए होगा, एंड सो ऑन। फॉर्मूला सारे नेचुरल नंबर के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आप बुकलेट भी खोलोगे तो आपको कुछ बकवास की चीजें मिलेंगी पहले तो, फिर कुछ काम की चीजें मिलेंगी। जैसे कि ये बकवास की चीजें नेचुरल नंबर बता रहा है भाई, बचपन में बता दिया, हमको कोई जरूरत नहीं है कि हमको ये थोड़ी ना जरूरत है कि a+b नेचुरल नंबर होगा, अगर a भी नेचुरल नंबर है और b भी नेचुरल नंबर है, सब आपके काम की चीज नहीं है। मतलब ठीक है, आपको पता है। इंडक्शन थ्योरम आपको ये पता होना चाहिए, इफ a इज सबसेट ऑफ n सच दैट 1 बिलोंग्स टू a, k बिलोंग्स टू a। मतलब ये वही फंडा है कि आप n इक्वल टू 1 के लिए अज्यूम करो, k के लिए सॉरी 1 के लिए k के लिए अज्यूम करो और k+1 के लिए प्रूफ कर दो। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यहाँ पे इन्होंने लगाया है कि लेट Sn be the statement for which n belongs to n if S1 is true and Sk is true, and with the help of this you can prove कि Sk+1 is true, then Sn is true for all the values n belongs to any natural number। यही हमने किया है, बट मैंने अपने लैंग्वेज में आपको समझाया, इन्होंने थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज में लिख दिया। इंटीजर के बारे में हमको जानना नहीं है भाई, है ना? मॉडुलस भी हम बहुत सीख चुके हैं बचपन में, डिवीजन एल्गोरिथम भी हमको पता ही है, राइट? ये तो आपने सीखा ही है। और ये ट्रिक्स एंड ट्रैक्स, ये सारे फॉर्मूले ऑलरेडी आप सारे सीख चुके हो। समेशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, समेशन ऑफ स्क्वायर, समेशन ऑफ क्यूब, एंड ये फॉर्मूले हैं। तो चैप्टर में सच कुछ नहीं है, प्रैक्टिस के लिए आप कर लेना, रिवीजन हो जाएगा सारे चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज का बहुत अच्छे से। तो सारे प्रैक्टिस, डू दिस टॉपिक, डू दिस क्वेश्चन। और इंडक्शन का कॉन्सेप्ट तो मैं आपको यहाँ पे समझा ही चुका हूँ कि हाउ इंडक्शन इज वर्किंग। फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन इट विल वर्क इन द सेम वे ओनली। 3 स्टेप डिवाइडेड, फर्स्ट स्टेप में प्रूव कर दो स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए, सेकंड अज्यूम कर लो, थर्ड सेकंड की हेल्प से प्रूव कर दो, दैट्स ऑल। ठीक है, तो that's all from my end as far as Bernoulli's trial and probability distribution table and all those formulas and induction। ठीक है, if you have any doubt you can ask। ठीक है, तो ये जो लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको अभी प्रेजेंट में सेट्स की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको रीजनिंग की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको रिलेशंस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और आज के दिन में मैं ये वाला लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा तो आपको ये वाला भी मिल जाएगा। तो सिर्फ आपको नहीं मिलेगा तो स्टेटिस्टिक नहीं मिलेगा, जो रिसेंटली शायद थोड़े बहुत दिन में दूसरी बैचेस में जब भी होगा मैं अपलोड कर दूंगा वो लेक्चर वो। ठीक है, ठीक है, चलो देन, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।